हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको बाकी की भी नोट्स और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा कैसी होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होना चाहिए। देखो, पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बेटा, ये गलत है आपका, है ना। पंक्तियों के कंठस्थीकरण, याद देखो, ये नेगेटिव शब्द आ गया, कंठस्थीकरण काट दीजिए आप। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, मैंने कहा था कि गला काट प्रतियोगिता बच्चों के बीच नहीं चलेगी। अब देखिए, ऑप्शन काटने के बावजूद हमें आंसर अगर नहीं भी पता है फिर भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एनईपी 2020 ने कहा है कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित पहुंच है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों को चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। कहता है अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। अब बताओ आप लोग कि बाधा के रूप में किया जाना चाहिए, नहीं ना। कहता है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। बेटा, सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाना चाहिए। कहता है कि संगठनात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप देखना चाहिए। तो ये वाला निगेटिव शब्द है आपका कि संगठनात्मक असामान्यता। देखो, ये भी गलत हो गया। ठीक, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, क्या, कि संज्ञानात्मक असामान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी हो सके बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश के रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश के रूप में क्या करती है, अपेक्षित करती है। कहता है ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रह। देखो, ये निष्क्रिय, देखो अगर आप देखेंगे तो निष्क्रिय शब्द निगेटिव है आपका, कट गया। जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी। तो आगे पढ़ लेते हैं एक बार। सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी, बेस्ट ऑप्शन है आपका। सक्रिय भागीदारी जब बच्चे की होगी तो अवलोकन करेगा और खुद से करके सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है रेहान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। ठीक है, क्या जाना है रेहान ने कि अंग्रेजी शब्द के पीछे ईडी लगाने से जो शब्द वर्तमान में होता है भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेहान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए ये तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का ये रुझान उसकी अपनी डैश की सोच प्रवृत्ति को दर्शाता है। कमतर आंकने, अति नियमित, प्रतिबंधित या द्विभाषिक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, कमतर आंकने, ये ऑप्शन आपका निगेटिव है ना, ये नहीं होगा। देखो, रेहान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी शब्द के किसी पीछे ईडी लगा देंगे तो वो शब्द वर्तमान से भूतकाल हो जाएगा, है ना। तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखो, बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का ये रुझान उनकी अपनी सोच की अनियमित की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अपनी सोच की अनियमित, अब उन्होंने खाली यहाँ पे अति नियमित दे दिया है, बच्चा कन्फ्यूजन हो रहा है, जबकि उनकी अपनी सोच की अति नियमित की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिससे बच्चों में जानकारी का प्रयोग अन्य विभिन्न उदाहरणों में करते हैं बिना ये जाने कि उनके द्वारा किया गया ये प्रयोग सही है या गलत है। तो बच्चों को थोड़ा सा घुमाने के लिए उन्होंने खाली यहाँ पे अति नियमित लिख दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसे हम विचारावेश कहते हैं, को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश या एक्स विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, है ना, अपसारी सोच या अनुक्रिया समुच्चय। तो 25 का बताना है। देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसे हम विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अपसारी क्या होती है बेटा, यानी कि एक ही चीज़ को कई तरीके से सोचना, जिसे हम खुला अंत वाला प्रश्न भी बोलते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि कितने और कितने 10 होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर कि 5 और 5 10 होते हैं, है ना, 6 और 4 10 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और यदि मैं बोलूँगा बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, तो 4, तो ये अभिसारी में आ जाता है। तो ये तो उत्तर नहीं होगा हमारा। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक समूह रचनात्मक तकनीकी है जिसके द्वारा अपने सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से योगदान किए गए विचारों की एक सूची एकत्र करके एक विशिष्ट समस्या के निष्कर्ष को खोजने के लिए किए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा उत्तर होगा सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रचनावादी कक्ष में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। कहता है सभी बच्चों को मानक निर्देश देना। देखो मैंने पहले भी बताया था कि मानक कुछ भी नहीं बनाना है, किसी भी चीज़ का मानक नहीं बनाना है। कहता है कि सुनिश्चित करने की प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, हो सकता है पॉजिटिव है आपका। कहता है कि सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा रखना। देखो सभी बच्चे समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, कोई हल्के चलता है कोई धीरे चलता है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फ्रांसिस गॉल्टन का कोटेशन है, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, उदासीन नहीं रहना है बेटा। एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज या परिकल्पना का निरूपण। देखो समस्या समाधान का पहला चरण आपका कौन सा, ये पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले क्या होता है, हम किसी भी समस्या की क्या करते हैं बेटा, पहचान करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये आ जाएगा, यानी कि पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद फिर हम विश्लेषण करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम, विश्लेषण करते हैं। तो मैं इसको एक चीज़ पे लिख देता हूँ, विश्लेषण करते हैं। फिर हम समस्या का वर्णन करते हैं। फिर चौथे चरण में हम मूल कारणों की हम क्या करते हैं, खोज, यानी कि जिसकी अब हम देखते हैं कि किसकी कमी है या कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो उसको हम क्या करते हैं, विश्लेषण के बाद समस्या का वर्णन करते हैं। खोज करने के बाद वैकल्पिक समाधान विकसित करते हैं और समाधान को फिर लागू करते हैं। और फिर क्या करते हैं, परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करना है, यदि आप शिक्षक हैं तो आप क्या रणनीति अपनाएंगे। कहता है व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। देखो अंकों के लिए कलाकार प्रतियोगिता नहीं चलाना है। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार हो गए, दंड हो गए, नहीं करना है आपको। ठीक है। ये सब निगेटिव वर्ड है। पूरी कक्षा के लिए मानक मैंने बनाया है कि मानक बच्चों के लिए नहीं बनाना है आपको। अब देखो तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, तो चौथा ही बचता है, तो वही ऑप्शन होगा ना आपका, यानी कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार। बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कारण से फिर से क्वेश्चन आ गया। मैंने इसको करने का तरीका बताया था आप लोगों को, जब इस तरीके का आपका पास क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ देर के लिए इसे इग्नोर कर देंगे कि ना ये अभिकथन है ना ही ये कारण है आपका। ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो हमें अभी इसे ऑप्शन के हिसाब से पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालय को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। ये तो बिल्कुल गलत है आपका। समस्या समाधान को जब आप हल करते समय विचारों का जो मौखिकीकरण होता है समस्या समाधान में बाधा नहीं डालता, ये तो उपयुक्त होता है। यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है। देखो ए सही है किंतु आर गलत है। फिर कहता है ए और आर दोनों गलत हैं। देखो दोनों तो गलत नहीं है, और ना गलत नहीं है ये दोनों ऑप्शन ठीक है ना आपके। ऑप्शन तो ठीक है आपके। मौखिकीकरण कह रहे हैं ना यहाँ पे, ध्यान नहीं दिया हमने। कहता है किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण जो होता है समस्या समाधान में क्या करता है, बाधा डालता है। ये ठीक है आपका। मैंने कहा था अब ये वाले ऑप्शन आपके कट गए, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम देखेंगे क्या ये इसका कारण है या नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ पे क्योंकि शब्द जोड़ दीजिए, और अगर क्योंकि के बाद पढ़ने के बाद ये वाला कारण जो इसका उत्तर निकले तो हमें क्या करना है, ये इसका कारण होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालय को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान में कौशल में बाधा डालता है। तो ये इसका उत्तर नहीं है बेटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 30 आपका आंसर शीट इसी में है आपकी। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं इसे। कहता है कि 30वां क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। ठीक है। कहता है कुपोषण, समकक्षों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन या चर्चाएं। बेटा कुपोषण जो शब्द है आपका ये सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है, यानी कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है, बल्कि अपसारी चिंतन, चर्चाएं तथा समकक्षियों के साथ सहयोग आदि अधिगम प्रक्रिया में क्या देते हैं, सकारात्मक योगदान देते हैं, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में क्या,
अरस्तू ने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। इसलिए अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हेतु बच्चों के सुपोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही।